हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके चैप्टर रहेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित रहेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पूर्व एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, किसी गोली दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है, मतलब उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो जो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। तो लिखा हुआ है किसी गोली दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मतलब अगर वक्रता त्रिज्या मान लेता हूँ मैं जो है 4 है तो फोकस दूरी क्या रहेगी, 2 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आपतित किरण किसे कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत से किसी दी गई सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सतह है और यहाँ पर जो किरण आपतित होती है, ऐसे जो गिरती है, उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। और जो किरण परावर्तित हो जाती है उसको हम बोलते हैं भी परावर्तित किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर आपतित किरण जब परावर्तित होकर उसी माध्यम में मुड़ जाती है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आंसर रहेगा इसका अवतल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब जो है सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वाहनों में उत्तल दर्पण ही क्यों लगाया जाता है। जो वाहन होते हैं उनमें उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि उत्तल दर्पण सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्यों। तो अब यहाँ पर ये भी पूछते हैं कि कौन सा दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी के आगे लिखा हुआ है दूसरा कि इनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक अर्थात लंबी दूरी के भी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। जो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, मतलब कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। फ्रेंड्स, परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आती है, आपतित होती है और उसी माध्यम पर वापस चली जाती है तो इसको हम बोलते हैं परावर्तन। लेकिन एक दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई माध्यम है, जब प्रकाश की किरण इसमें आई तो थोड़ा सा ऐसे मतलब झुक जाएगी प्रति, या तो इससे तल से दूर हट जाती है या फिर उसके पास आ जाती है। इस तरफ कैसे दिखाता हूँ आपको, जैसे ये कोई तल है, या तो क्या होगा, या तो यहाँ पर आई है तो तल से थोड़ा या तो इस तरफ हो जाएगी थोड़ा, या फिर दूसरा कंडीशन क्या रहेगी, अगर ये आई है तो हो सकता है कि ये ऐसे हो जाए, मतलब थोड़ा ऐसे झुक जाए। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो लिखा हुआ है प्रकाश के अपवर्तन से क्या समझते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जैसा कि आपको अभी अपवर्तन में ही बताया हूँ। ये विचलन माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल पर निर्भर करते हैं। कितना विचलन होगा, यह माध्यम और उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है ये निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए पानी जो है वायु से जल में जा रहा है तो कितना विचलित होगा, ये वायु में प्रकाश की चाल और जल में प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। अतः अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। मतलब अपवर्तनांक क्या होता है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए जो अपवर्तनांक वायु में चाल, ठीक है, वायु में चाल और यहाँ पर जल में चाल, इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलेंगे। तो लिखा भी हुआ है कि अपवर्तनांक माध्यमों में प्रकाश की चालों का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस प्रकार मुड़ती है। मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो किस प्रकार मुड़ेगी। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो या तो तल के नज़दीक आएगी या फिर तल से दूर जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है, इसका आंसर देखते हैं।
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम, मानते हैं हम कि विरल माध्यम है, मतलब जो प्रकाश है वो वायु में है अभी, ठीक है, दूसरे माध्यम सघन में जाती है, मतलब मान लीजिए जल में जा रहा है, ठीक है, तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब जो ये होता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यही किरण, प्रकाश की किरण सघन से विरल की ओर जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिए। जो अगला क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, स्नेल का नियम और एक होता है अपवर्तन के नियम। इन तीन में से 100% बोल रहा हूं कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, आप इसको नोट कर लें, ठीक है। क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, परावर्तन है पहले, तो परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण ये आपतित होती है तो और ये परावर्तित हो गई, ठीक है, तो हम एक अभिलंब खींचते हैं। क्या एक अभिलंब डालते हैं इस पर, ठीक है, थोड़ा गलत बन रहा है, तो ये क्या है, एक अभिलंब है। अब जब ये आई हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं आपतन कोण। ये क्या है, आई, और ये होता है आर। तो क्या हुआ, ये आई है और ये आर है, तो क्या लिखा हुआ है कि परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये है परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। तो सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। ये क्या है, आपतित किरण है, ये है परावर्तित किरण, और ये क्या है, अभिलंब। ये तीनों एक ही बिंदु पर हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, तल में एक ही बिंदु पर होते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इसका ये एक आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, स्नेल का नियम लिखिए। क्या है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की जा, मतलब साइन आई, क्या, साइन आई। आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, मतलब साइन आर, ठीक है, साइन आर का अनुपात एक जो होता है, ये क्या होता है, नियतांक होता है। इसी को हम बोलते हैं स्नेल का नियम। जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा, मतलब साइन का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। जो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, और जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की जा तथा परावर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक होता है। यही जो है स्नेल का नियम है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न लिखे हुए हैं, उत्तर देखिए। किस दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो होगा अवतल दर्पण। इसका आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दर्पण में वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण। किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण। दर्पण का बिंब को ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं, जो दर्पण का बिंब होता है उसका हम ऋणात्मक मान क्यों रखते हैं, क्योंकि बिंब सदैव दर्पण के सामने, मतलब बाईं ओर ही रखते हैं। और उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो आंसर होगा अवतल दर्पण। तो यहाँ पर किस दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से याद कर लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। क्षमता क्या होती है लेंस की, किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। इसका एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। किस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, तो उत्तल लेंस की होती है। किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्षमता से जो संबंधित रहेगा। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, वह कौन सा लेंस है,
उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है। तो +2 से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये उत्तल लेंस की क्षमता जो है धनात्मक होती है, इसलिए ये क्या है, उत्तल लेंस है। ठीक है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 0.50 मीटर है। तो फ्रेंड्स ये थे और क्वेश्चन, आप इसको देख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आसान ही है, आप इनको पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो है ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, आप इन प्रश्नों को जरूर याद करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपसे कहना चाहूँगा फिर से कि आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।